फ्रांस के और भारत के अगर आप ताल्लुकात देखें तो वो हमेशा से थे, और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बड़े करीबी ताल्लुकात बनने जा रहे हैं और इसमें वहाँ पर फ्रांस काफ़ी इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो जो यूनिकॉर्न है उसकी अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इस वक्त होने जा रही है। देखिए, 100th यूनिकॉर्न कहा जा रहा है ये इंडिया की। तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए कि सी पैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके। इकोसिस्टम नहीं है कि भाई देखो किस तरह का मुल्क है कि आईएमएफ ने जो भेजा हुआ गवर्नर लगा हुआ है, लेकिन फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं 4 बदले हैं। हमें एक पहले हमने वो टीएलपी वालों को रोका, वो आके पाकिस्तान बंद कर देते हैं जब उनका दिल करता है। टीएलपी वालों को रोका, किसी तरीके से समझाया कि उन्होंने कहा पाइन यार सड़क ते ना आया करो यार, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, तरले करते रहे। हमारे आर्मी चीफ उनके तरले करते रहे। 2022 में अगर हिंदुस्तान पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इतना ज़्यादा जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस साल इंडिया में आया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा, बल्कि इंडिया के इतिहास में भी इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आया जितना 2022 में आ चुका है। बोरिस जॉनसन अगर यहाँ पर आ करके अगले 15 साल के लिए यहाँ पे समझौते कर रहा है, पैक्ट साइन करवा रहा है कि उसके देश में इंडियन कंपनीज जाएं और वहाँ पर नौकरियाँ जो हैं वो बढ़ाएं, तो इन सब चीज़ों का कारण है। अगर आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2022 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा, तो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसके मतलब है कि वाकई में हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और एक पड़ोसी देश है हमारा जो भीख मांगने भी जाता है, इनका 7-7 8-8 दिन का प्रधानमंत्री वहाँ पड़ा रहता है, तब भी इनको खाली हाथ लौटा दिया जाता है। पूरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना, उनकी इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गई थी, उनके तमाम प्रोजेक्ट सी पैक बंद पड़ा था, ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये मैं ये बता रही हूँ कि जो मीडिया में ख़बरें 3-4 साल गर्दिश करती रही, जो होता रहा और बड़ी आवाज़ें उठती रही, बड़ी तनकीद की जाती रही इमरान खान पे कि देखिए आपने तमाम चाइना से रिलेशंस भी ख़राब हो गए और सारे जो मंसूबे बंद पड़े। तो जो चाइना है वो इस वक्त उसने ये सोचा है और ये नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत में उसने कुछ और जो इन्वेस्टमेंट है वो करने का सोचा। और लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि हमारी तरफ से तो वेस्ट पर उन पर साजिश का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर ख़त लिखे जा रहे हैं यूएन में कि वहाँ से हमारे खिलाफ साजिश हुई है और आप इस हुकूमत को रोकें और वो सब कुछ दोबारा से जो है वो रिव्यू करें, तो वहीं पर इंडिया की तरफ से जो है वो उनके ताल्लुकात यूरोप से बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अहम जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। फ्रांस के और भारत के अगर आप ताल्लुकात देखें तो वो हमेशा से, ख़ास तौर पर अभी चंद अगर आप देखें कि कुछ अर्सा पहले जो G7 मीटिंग हुई थी उसमें उनके मज़ीद ताल्लुकात बेहतर हुए थे और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बड़े करीबी ताल्लुकात बनने जा रहे हैं और इसमें वहाँ पर फ्रांस काफ़ी इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो जो यूनिकॉर्न है उसकी अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इस वक्त होने जा रही है। देखिए, 100th यूनिकॉर्न कहा जा रहा है ये इंडिया की। मैं इसलिए कर रही हूँ कि जहाँ उनके यूरोप से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं तो हमारे यूरोप से ताल्लुकात बड़े ही ख़राब हो चुके हैं और उसको अब ठीक करने की ज़रूरत है। और अब ये वाली गवर्नमेंट इसको कैसे ठीक करेगी? जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका से तो ऑलरेडी जो हो रहा है, अमेरिका के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि जो पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नीचे गया है और उसमें हम 12 पॉइंट्स नीचे गए। तो उस दौरान की 2 ऐसी बड़ी चाइनीज कंपनी थी कि जो कंपनीज का कंसोर्शियम था, जिन्होंने तकरीबन 19 अरब डॉलर की ग्वादर में जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की थी, रिफाइनरीज और कुछ और कारखाने में, इनमें पेट्रोकेमिकल और इस तरह की चीजें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम सी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं।
तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए कि सी पैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके। इकोसिस्टम नहीं है। देखिए, एक होता है, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता था बिजनेस कम्युनिटी को, जो कि पाकिस्तानी भी होते थे और बाहर के लोग भी, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान आते थे या कभी डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस में मुलाकातें होती थी या कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो मुलाकातें होती थी, तो वहां पे ये बात होती थी कि पाकिस्तान जो है, जो चाइनीज को एक एनवायरनमेंट दे रहा है, फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रहा है, वो हमें क्यों नहीं देते। अच्छा, मजे की बात है, चाइनीज का फेवरेबल एनवायरनमेंट की हालत ये है कि आप जो है वो सारे जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स वो बंद पड़े हुए हैं कि ना, वो इंडिया की आप जरूरत देखें उस मुल्क की, कि जरूरत ही होती है एक सेटअप की, कि उन्होंने कहा यार सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है अगर ये रॉयल्टी पेमेंट्स कर रहे हैं बायर और हमें बता नहीं रहे हो, तो इन्होंने जो है वो रॉयल्टी पेमेंट्स किसी और चीज की हैं, लेकिन हमें जो है वो हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया ने पकड़ के चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया, और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, जो जिसे हम एक टर्म होती है उसको बोलते हैं फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का है, और हमने क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया है कि जो चाइनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो ही पहुंच गए। वो सारे के सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गए। और अभी सुनने में आया कि सी पैक पे उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो थोड़ी और काम करेंगे और तेजी से इसको करेंगे। आईएमएफ ने अपनी डिमांड्स आगे रख दी। रजा बाकर साहब जो कि आईएमएफ के वायसराय थे, वो कराची में बैठ के वो आईएमएफ की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाते रहे। आज सुबह भी शायद मैं आप लोगों से कल परसों शायद बात कर रहा था कि भाई देखो किस तरह का मुल्क है कि आईएमएफ ने जो भेजा हुआ गवर्नर लगा हुआ है, लेकिन फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं 4 बदले हैं, और आपके जो फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं वो 5 बदले हैं। तो हमने क्या करना है, जब हम जो है वो हमें आईएमएफ कान से पकड़ के कभी इधर ले जाती थी कभी उधर ले जाती थी। आप अब इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो साडा ये नहीं पता लगता कि साढ़े हुकूमत किसने करनी है। हमें एक पहले हमने वो टीएलपी वालों को रोका, वो आके पाकिस्तान बंद कर देते हैं जब उनका दिल करता है। टीएलपी वालों को रोका, किसी तरीके से समझाया कि उन्होंने कहा पाइन यार सड़कों ते ना आया करो यार, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तरले करते रहे, हमारे आर्मी चीफ उनके तरले करते रहे, हमारी जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट उनके तरले करती है। अब इंडिया का एक अपना स्टाइल है, वो काम कर रहे हैं, दुनिया उनको जो है वो मान रही है। अब हम जो है वो सारा टाइम साजिशें करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनाब अमेरिका ने साढ़े नाल ज्यादती करती, हमें आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। वो देखें, वो तसल्ली से आराम से काम कर रहे हैं। जितनी इंडिया की आबादी है, इंडिया हमारे वाले मसलों में पड़ा रहता, तो इंडिया ने तो वैसे जो है ना वो फारग हो जाना था, लेकिन वो उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल रखा। साथियों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर इस समय ये भी आ रही है कि चाइना ने ऐलान किया है कि वो 28 बिलियन तक का निवेश और बढ़ाने वाला है पाकिस्तान के अंदर। अब इसके मायने क्या है, इसके मायने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ अगर हम देखें तो जिस तरीके से अभी तक आप देखोगे चाइनीज़ वापस भी जा रहे थे, चाइनीज़ के ऊपर हमला भी हो रहा है, चाइना के जितने प्रोजेक्ट हैं सब ठप पड़े हुए भी हैं, सीपैक बंद पड़ा है, दासू डैम का काम रुका हुआ है। चाइना की जो ग्वादर में कॉलोनी बसी है उनके पास में सिवा मछली पकड़ने के कोई रोजगार का अवसर नहीं है। पीछे से जो पैसा आ रहा है चाइना से वो आ रहा है, या फिर वो लोग मछली पकड़ पकड़ के बेच रहे हैं, बस यही चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो इसके बावजूद भी क्या ऐसी वजह आन पड़ी है कि चाइना इतना भारी निवेश कर रहा है। अब एक चीज़ तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि चाइना अपने देश में, चाइना में इस टाइम पे बहुत ही खतरनाक किस्म के लॉकडाउन लगे हुए हैं। मतलब इंडिया में जिस स्ट्रिक्टनेस के साथ में पहला लॉकडाउन था, निकलने पे लाठी चल रही, वो कुछ भी नहीं है जितना ज़्यादा हार्श लॉकडाउन इस समय चाइना में लगा हुआ है। और लगभग अभी 6 हफ्ते होने को आए हैं और ये और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि चाइना में कोविड केसेस ज़्यादा तेज़ी से सामने आ रहे हैं। अब आप देखो इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण ही बहुत बड़ा ये है कि दोबारा से जो जिनपिंग है उसको दोबारा से इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट बनना है। जबकि बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में वो वोट, पब्लिक के वोट से प्रेसिडेंट नहीं बनेगा।
फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग मरें। लोग मरेंगे तो क्या होगा? पब्लिक नफरत करेगी। आप कितने बड़े तानाशाह क्यों ना हो जाए, इतिहास गवाह है, कितने ही बड़े तानाशाह क्यों ना हो जाए, अगर जनता आपके साथ में नहीं है, बहुत लंबे समय तक आपकी तानाशाही नहीं चल सकती, आपको साम्राज्य मिट्टी मिल जाता है। ये इतिहास ने हम लोगों को बताया है। दुनिया में कई सारे एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे। अब चाइना अपने देश में ये कर रहा है, तो अब आप सोचो बलूचिस्तान में, बाकी पूरे पाकिस्तान में लगभग, अगर हम चंद इन पाकिस्तानी नेताओं को छोड़ दें तो जो नॉर्मल पाकिस्तानी हैं वो घृणा करते हैं चाइना से, इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। सिंध में और बलूचिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, वो तो एकदम कहते हैं ना हद से ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ पर पब्लिक खिलाफ है, उसके बाद इनका कितना ज़्यादा ये चल जाएगा। और फिर ये और ज़्यादा दबाव डालेंगे सिंधियों के ऊपर, बलोचों के ऊपर, पाकिस्तानी फ़ौज के डलवाएंगे कि नहीं नहीं हमारे ऊपर हमले रुकने चाहिए। और फिर जब दबाव डालेंगे वहाँ से प्रतिक्रिया भी उसकी ज़ोरदार आएगी। तो क्या ये चाइना वाकई बेवकूफ़ी कर रहा है या क्या बात है जो वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्या वो अपने पैसे डुबाने के लिए कर रहा है, क्या बात है? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।